नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। नमस्कार इंटरमीडिएट वालों को। हैं 12th क्लास चल रही है सबकी जबरदस्त तरीके से। टॉपर्स 2025 बैच हिंदी माध्यम में आपका जोरदार स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 है जो कल ही स्टार्ट किया था, डी व एफ ब्लॉक के तत्व। और डी व एफ ब्लॉक के तत्व में आज हमारा टॉपिक है संक्रमण धातु। बहुत मजा आने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिस बच्चे ने अच्छी तरीके से कर लिया है वो बच्चा इसको चुटकी बजाते निपटा देगा। आइए पूरी कहानी समझते हैं। संक्रमण धातु से जुड़ी हुई सारी वो बातें जो एनसीईआरटी के 8 क्वेश्चन पूरे करवा देगा, एनसीईआरटी के या किसी किताब के कम से कम 6 से 7 पेज निपटा देगा। क्या ऐसा ऐसा है क्या इसके अंदर? क्या इसमें कुछ ऐसी ट्रिक्स वैल्यू लगने वाली है? क्या कोई ट्रिक लाइन है क्या आपके पास? जी बिल्कुल मेरे पास है। वो एक लाइन ऐसी है जो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर हो सकती है और होती ही है और पूरे नंबर मिलते ही मिलते हैं। आइए देखते हैं उसको पूरी अच्छी तरह से कैसे कवर करेंगे। ठीक है, बालों को सेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो तो केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 डी व एफ ब्लॉक के तत्व संक्रमण धातु। तो संक्रमण धातु बताओ कौन से ब्लॉक को कहते हैं? डी ब्लॉक को संक्रमण धातु कहते हैं या एफ ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातु कहते हैं? शुरुआत वाला क्वेश्चन आपसे और जल्दी बताएंगे फटाफट। ओके सरकार। और गर्मा गर्मी के तहत चैप्टर को निपटाएंगे बढ़िया तरीके से। जी, क्लास लंबी हो छोटी हो कितनी बड़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्लास से फर्क पड़ता है कि आपको कितना समझ में आया है। फर्क पड़ता है कि सिलेबस टाइम से खत्म हो गया है। ये दो चीजें अगर आपके पास है तो रिवीजन भी आपको बढ़िया तरीके से मिलेगा, प्रैक्टिस भी आपको बढ़िया तरीके से मिलेगी। जो हमारी चिराग बुक आ रही है उसकी भी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी। पहली बार ऐसा होगा कि किसी की बुक यानी कि मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर प्लस सब कुछ मिलाकर आपको दिया जा रहा है और उसकी भी प्रैक्टिस आपको ऑनलाइन कराई जा रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है, नहीं तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है किसी बुक का एक्सप्लेनेशन कहीं पर किया गया हो तो, है ना। अगर हो भी रहा होगा तो एनसीईआरटी या कोई बड़ी बड़ी बुक्स जो बहुत पहले से चलती आ रही हैं किसी ने दे दी, तो खुद की बनाई बुक खुद का एक्सप्लेनेशन ये पहली बार आपको मिलेगा। तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातु कहते हैं, लेकिन कुछ यहां गड़बड़ करेंगे तो हम बात करेंगे संक्रमण धातु होते कौन कौन से हैं। चलिए जी, संक्रमण धातु होते कौन कौन से हैं। तो पहले आप मुझे यह बता दो किसको याद हो गए 21 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक? पहले इतना बताओ किसको याद हो गए भैया जी 21 से लेकर 30 परमाणु क्रमांक, यानी कि यहां से लेकर और यहां तक। तो ये 21, 22, 23 ऐसे चल रहे थे। अगर याद हो गए हैं तो हाथ खड़ा कर दो, नहीं हुए तो अपनी मम्मी जी को बता दो, धम धम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, यहां से लेकर यहां तक मैंने आपको क्या बताया था? डी ब्लॉक बताया था। मैंने कहा था ये 4 श्रेणियों में बांटा गया है, 1, 2, 3, 4 हिस्सों में बांटा गया है। चलो जी, तो 21, 22, 23, 24 ये परमाणु क्रमांक है। कहीं कुछ और समझ लो, कहीं वर्ग नंबर समझ लो, ये परमाणु क्रमांक बता रहा हूं मैं। परमाणु क्रमांक तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। याद कर लिए? ओके जी, तो शुरुआत कर लेते हैं भैया अपनी हेडिंग पर। हम आ गए अपनी हेडिंग पर, संक्रमण धातु। अच्छा, डी ब्लॉक के तत्वों में खास बातें क्या होती हैं वो भी मैं पहले कवर करूंगा। संक्रमण धातु को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, लेकिन कौन से वाले? ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। वे डी ब्लॉक के तत्व, वे डी ब्लॉक के तत्व, वे डी ब्लॉक के तत्व जिनके अंतिम डी कक्षक में, जिनके अंतिम डी कक्षक में, जिनके अंतिम डी कक्षक, अंतिम डी कक्षक का मतलब होता है लास्ट वाले में जो 3D 4D आते हैं, इनकी बात कर रहा हूं। वे डी ब्लॉक के तत्व जिनके अंतिम डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं
संक्रमण धातु कहलाते हैं। क्या संक्रमण धातुएं कहलाते हैं। ठीक है जी, धातुएं कहलाते हैं। ये तो बात समझ में आ गई है, कहलाते हैं। ठीक, अच्छा, लास्ट में डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अकेला इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो उनको संक्रमण धातु कहते हैं। अच्छा, एक चीज और है, आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर देखना, डी ब्लॉक के तत्व में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अगर डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गया तो आप समझ जाना वो संक्रमण धातु होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अगर नहीं मिला तो संक्रमण धातु नहीं होगा। अयुग्मित का मतलब होता है अकेला इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, अकेले अकेले एक डब्बे के अंदर एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे जाए। कोई नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। ठीक, यहां पर देखते हैं उदाहरण। चलो जी, एक मैं ले रहा हूं, कौन सा, मैग्नीज। मैग्नीज कितना है, 25, और एक मैं ले रहा हूं जिंक। जिंक कितना है, 30। अगर ये याद नहीं है तो भूल जाओ कि आपको नंबर मिलेगा, पेपर में आपको नंबर मिलेगा, ये भूल जाना। चलो, मैग्नीज के 25 इलेक्ट्रॉन को और जिंक के 30 इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पर लिखने की फिराक में हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। लो देखो, 1s2, 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, सीरीज याद कर लिया आप सबने। 1s2 आगे 2s2 आगे 2p6। जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आते, ऐसे लिखना नहीं आता, वो यूट्यूब पर जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टाइप करे, उसके आगे RWA टाइप करे और सर्च करे, मैं मिल जाऊंगा, 15 मिनट में सीख जाएंगे। ठीक, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और लास्ट में कितना आता है, 3d 5 आता है। आप चेक कर लो, देख लो, यहां तक तो हो गए 20 और ये 3d कितना हो गया, 5। ठीक, आगे देखेंगे 30 इलेक्ट्रॉन को, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 10, और कितना, 3d 10। 30 कहां से आया भैया, जिंक का 30 ही तो होता है परमाणु क्रमांक, तभी तो कहा था याद कर लो। चलो अब यहां देखते हैं, इस डी का बनाकर देखूंगा, इस डी का बनाकर देखूंगा। डी में कितने डब्बे बनते हैं, 5। लास्ट का डी देखो, ये तो रहा अंतिम डी का अक्षर, ये रहा डी, डी, इसमें कितने डब्बे बनते हैं, 5। बड़ा बड़ा बनाते हैं, इसमें कितने डब्बे बनते हैं, 5। ठीक, डी यहां पर है, इसमें भी कितने बनेंगे, 5। लो अब चलो यहां इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं, इसमें कितने हैं, 5। तो पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो देखो 1 2 3 4 5। भैया इसमें तो सारे के सारे अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें तो सारे के सारे अकेले इलेक्ट्रॉन हैं। सर डी कैसा आया, 4s के बाद 3d आता है प्यारे बच्चे, ये सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, सारे अकेले अकेले हैं। अच्छा, इसमें कितने, 10, तो 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10, इसमें डबल डबल आ रहे हैं, कोई अकेला ही नहीं है, कोई अकेला ही नहीं है। तो इसका मतलब है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, 5। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भैया जी कितने, 5। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये इसका उदाहरण नहीं होगा, यानी ये संक्रमण धातु नहीं है। अच्छा ठीक, ये संक्रमण धातु नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अच्छा, और ज्यादा जांच करनी है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर जांच करो। 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर जांच कैसे करेंगे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे, 4s में से।
अगर मैंने 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मतलब टोटल 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 3d 5 का 5 रहेगा, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है 4s में से निकलता है पहले। जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये भी 3d 10 का 10 ही रहेगा। इसी वजह से हम इसको चेक कर पाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर देख लो, अगर d बदल गया तो समझ जाना संक्रमण धातु क्या होगा भैया, होगा या नहीं होगा, आप पहचान सकते हैं। चलो, अब कौन कौन से संक्रमण धातु नहीं होते हैं, नोट करके यहां पर मैं लिखूंगा। जिनके लास्ट में पूरे भरे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी, तो यहां पर क्या होगा, जिंक, ये पेपर में आ चुका है कई बार, Cd यानी कि कैडमियम, व Hg यानी कि पारा मरकरी संक्रमण धातु नहीं होते हैं। संक्रमण धातुएं नहीं हैं, धातुएं नहीं हैं, क्योंकि बताओ क्यों नहीं है, 4s क्यों, क्योंकि 4 वाला बड़ा होता है 3 से, इसी वजह से पहले 4s में से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। अभी देखेंगे, बताओ संक्रमण धातुएं नहीं हैं क्योंकि इनके डी कक्षक में, इनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अकेले इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी बताता हूं 4s में से क्यों निकालते हैं। अच्छा, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इसका नाम जरूर देख लो, कहीं बाद में कहो। जिंक Cd है, कैडमियम, कैडमियम और Hg क्या है, मरकरी। मरकरी को हिंदी में पारा भी कहते हैं, मरकरी को हिंदी में पारा भी कहते हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन क्यों कहां से निकालते हैं ये जरा चेक करते हैं। पहले यहां पर देखते हैं कॉपर, या कुछ और देखते हैं। मैं आ गया लोहे पर, Fe। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर भी चेक करूंगा मैं, पहले ऐसे भी देख लो और फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर चेक करो, हमेशा रिपीट कर रहा हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो। यहां पर देखते हैं Fe कितना होता है पहले बताओ, इससे जरा चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं संक्रमण धातु है या नहीं है। आप बता दोगे है, चेक करने में क्या है बताइए जल्दी से। हां, अकेला इलेक्ट्रॉन होगा तो अयुग्मित होगा, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 बार अकेले हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। एक अकेला भी होगा तो संक्रमण होगा। ठीक, बताओ जल्दी से, Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है, टीप के नहीं बताना है। जिंक समझ नहीं आया, क्यों नहीं आया, जिंक 30 होता है, ये लिख दिया आपने, 3d 10। अगर 2 इलेक्ट्रॉन भी निकालोगे तो ये खाली होगा, ये ऐसा कैसे ही रहेगा। 3d 10 में पूरा भरा हुआ है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इसमें, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही 0 है, अकेला तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा, इसी वजह से जिंक को संक्रमण नहीं कहते। अब देखो, एक बच्चे ने Fe का 25 बोला है, अब बताओ मैं क्या करूं, कहां कूद जाऊं जाकर। देखो 24, कौन है भैया 24 वाला, 56, अरे बाप रे 27, 9 फ्लोरीन का होता है, लोहे का थोड़ी ना होता है। Fe, F और Fe में अंतर है जी, 26 होता है। चलो 26 इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं तो सीरीज कैसे होगी, 1s2, 2h2, 2p6, 3s2, 3p6, 4h2 और 3d कितना लिखूंगा, 6 लिखूंगा। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन, चलो इसको 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर देखो, तो जब मैं 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल कर देखूंगा तो इसमें से नहीं जाता, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें से जाता है, फिर 3d में से जाता है बचा हुआ। तो जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर देखा तो ये तो खत्म हो गया। अब 3d6 में बनाकर देखूंगा, तो 3d6 का मतलब 5 डब्बे मैंने बनाकर देखे, 1 2 3 4 5, ऐसे ही देख लो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही। 4s में से निकाल कर देखो, पहले किस में से, 4s में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसके बाद 3d में से निकलते हैं, ध्यान रखना, पहले 4s में से, फिर और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो 3d में से। लेकिन हम चेक करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पर, हम कितने इलेक्ट्रॉन पे चेक करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पर। तो अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालूं तो 4s में से निकल जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन,
3D 6, 3D 6 ही रहेगा। तो चलो मैंने 5 डब्बे यहां बनाए, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 2 3 4 5 6। बताओ कितने अकेले इलेक्ट्रॉन बचे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे भैया 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे कितने भैया? 4। तो बताओ संक्रमण धातु है या नहीं है? संक्रमण धातु है या नहीं है? हैं? बात क्लियर है जी। और अगर ये समझ नहीं आया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो मैं कई बार बोल चुका हूं, जाओ यूट्यूब पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास RWA लिखो, सर्च करो, मैं इसको बताता हूं नजर आऊंगा, क्योंकि ये 11वीं क्लास का कंसेप्ट है। ठीक है, और मैंने बना रखी है वीडियो, ऐसी बात नहीं कि मैंने नहीं बना रखी है। तो कितना हो जाएगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर ये बनाने में, ये लिखने में दिक्कत हो रही है, देखो एक छोटी सी ट्रिक देता हूं मैं आपको। देखो Fe लिखो और यहां तक ऐसे 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 करते यहां पहुंचो, यहां लिखो 4s और यहां लिखो 3D। कॉपर और क्रोमियम में काम नहीं करेगी ट्रिक। इस ट्रिक को कैसे लिखना है देखो आपको, इसका कितना होता है? 26। देखो कितना आसान है, बताता हूं। यहां से लेकर यहां तक कुछ मत लिखो, यहां लिखो 4s और यहां लिखो 3D। ठीक, इसका 26 है, बिल्कुल है। इसका शुरू का नंबर उठाकर यहां रख दो 26 का, ये लास्ट का नंबर उठाकर यहां रख दो, ये बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। ठीक, ओके। तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो, ध्यान से सुनना, जब भी इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकाले जाएंगे। यदि इलेक्ट्रॉन निकालना है तो, यदि इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो सबसे पहले 4s से निकाले जाएंगे। ठीक है, ये देख लो, उसके बाद 3D की बात आएगी। ठीक है, चलो अब एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, देखते हैं कितना जबरदस्त हो सकता है। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और आप जरा ध्यान से बताना, वही बच्चा बता पाएगा जिसने ध्यान से सुना है। कॉपर के अंतिम डी कक्षक में, अंतिम डी कक्षक में सामान्य अवस्था पर, सामान्य अवस्था तब होती है जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाले नहीं जाते। सामान्य अवस्था का शुरू में लिख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले गए। ठीक है, कॉपर के अंतिम डी कक्षक में सामान्य अवस्था पर पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, भरे होते हैं, फिर भी यह एक संक्रमण धातु है। क्यों? फिर भी यह संक्रमण धातु है, क्यों? यानी कि कह रहा है, जब मैंने कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया तो इसके जब शुरू में देखा तो 3D में पूरे भरे हुए इलेक्ट्रॉन थे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके अंदर, फिर भी यह संक्रमण धातु है। जिंक के साथ तो गड़बड़ी कर दी थी, और जिंक का देखा तो जिंक को भैया हटा दिया यहां पर। अच्छा ध्यान से देख लें एक बार, क्योंकि कॉपर अपवाद है, देखते हैं कैसे। कॉपर का कोई मुझे परमाणु क्रमांक बता दो, कॉपर का परमाणु क्रमांक बता दो, फिर मैं कॉपर के साथ जिंक के साथ कंपेयर करके बताऊंगा आपको। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना? 29। हाँ अपवाद है, इसी वजह से तो काम करना है जी। पहले 4s में से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन 2 निकाल कर इसलिए चेक करते हैं कि जो संक्रमण धातु का जो संबंध होता है वो आयन से होता है, परमाणु से कम आयन से ज्यादा होता है। आयन कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक, चलो तो कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद होता है। तो मैंने लिखना शुरू किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसमें 4s2 नहीं होता,
ध्यान से सुनना, चाहो तो एक पेज पे 4 बार लिख लो। इसमें 4s2 नहीं होता, इसमें 4s1 होता है और बाकी का बचा हुआ इलेक्ट्रॉन यहां होता है। नहीं तो गिन के देख लेना, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 1 19 और 10 29। इसमें 4s2 नहीं होता, इसमें 4s1 होता है। ये कितना हो गया? 3d10 हो गया। हम चेक कैसे करते हैं संक्रमण धातु? हम चेक करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हम देखेंगे कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तो बताओ, यहां से यहां तक की तो कोई बात ही नहीं है। पहले किस में से इलेक्ट्रॉन निकालूं, 4s में से या 3d में से? बड़े आराम से बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं है ना, कोई मुझे यहीं पर ही अगस्त में सिलेबस खत्म करना है। मुझे बस ये इतना बता दो, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हम चेक करते हैं कि संक्रमण धातु होगी या नहीं होगी। चलो तो बताओ, किस में से 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब किस में से पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4s में से या 3d में से? 4s में से पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, 4s पहले सामने आकर खड़ा हो जाएगा। जो भी आएगा मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा पहले। तो सब मजाक उड़ा रहे हैं, भैया 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, तुम्हारे पास एक ही है तो क्या निकाल लो भैया, एक इलेक्ट्रॉन है तो मेरे पास। तो देखो यहां से लेकर यहां तक तो सब सेम होगा 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, यहां से यहां तक सेम है। भैया इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करी, ये तो हार मान गया, कह रहा मेरे पास तो 4s एक ही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसमें से। फिर बताओ दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे? जब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी तो निकालना है, हम रुकने वाले थोड़ी ना है। 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन अब इसमें से निकालना पड़ेगा। 4s यहां हार मान गया, 4s ने कहा भैया बाबूजी माफ कर दो, मैं तो खुद अपवाद हूं, मेरे पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1 तुमने निकाल दिया तो 1 3d में से निकालो, मेरे पास खत्म हो गए। तो 3d में से 1 निकाला तो क्या बचा? 3d 9 बचा। और जब यहां 3d 9 बचा है तो d का डब्बा बनाकर, बॉक्स बनाकर इसमें इलेक्ट्रॉन भर के मैं देखता हूं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई अकेला इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है क्या? कोई अकेला इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है? तो अकेला इलेक्ट्रॉन भैया ये रहा अकेला इलेक्ट्रॉन, ये वाला देख रहे हो, ये रहा अकेला इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। 1 भी दिख जाए काम चल जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भैया हमें पता चल रहा है कि कॉपर संक्रमण धातु होंगे। 4s में से इसलिए निकालते हैं क्योंकि 4 नंबर सबसे बड़ा है, इनमें से जो सबसे बड़ा है वही सबसे पहले मार खाता है, ठीक, क्योंकि अपवाद है। 2 ऐसे हैं जिसमें 4s1 होता है, एक तो 24 क्रोमियम और एक 29 कॉपर, इसमें 4s1 होता है। चलो अब वही बात जरा मैं जिंक पे लगा कर देखता हूं, आप बताना जरा। वही बात मैंने जिंक पर लगाकर देखी अलग से केस में। जिंक के केस में अगर मैं लगाकर देखूं तो बच्चे कहेंगे फिर तो जिंक का भी होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो मैंने 30 यहां लिखा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। हम इसको चेक कैसे करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब भी आपको कोई डाउट लगे ना तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद चेक किया करो। और मैंने आपको बता ही दिया, जिंक नहीं होगा, जिंक नहीं होगा, कैडमियम नहीं होगा और मरकरी नहीं होगा, बाकी सब होंगे। चलो 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, यहां से यहां तक मैं पहुंच गया। बताओ पहले इलेक्ट्रॉन किस में से निकालूं? पहले इलेक्ट्रॉन किस में से निकालूं? बताओ जल्दी से। 4s1 तब लिखा जाएगा जब 24 क्रोमियम हो या फिर 29 कॉपर हो, 2 ही होंगे, ठीक। तो पहले 4s में से निकाला जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दे सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? 4s0। 3d10 पे कोई असर नहीं पड़ा तो ये 3d10 का 3d10 ही रहेगा। और जब 3d10 का 3d10 रहेगा तो इस पर कोई घंटा फर्क थोड़ी ना पड़ा है, ये पहले भी नहीं दिखा रहा था, अभी भी नहीं दिखा रहा है।
तो कितने इलेक्ट्रॉन भर दूं? 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी वजह से इसको मना किया जाता है, भैया इसको मत लिखो, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी कुछ नहीं दिखा रहा। ठीक है, कहानी समझे? तो ये इसको क्रॉस कर देना, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। ऊपर समझ में आ गई? बिल्कुल सही बात। हाँ, कॉपर के नीचे जो सिल्वर है ना, उसमें भी ऐसी हरकत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अकेला इलेक्ट्रॉन दिखा देता है। कहानी समझे? अब ये अकेले इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से है, जो संक्रमण धातु है वो करती क्या क्या है, ये समझना है। अगर किसी के पास अकेला इलेक्ट्रॉन आ गया, मुझे इस तरीके से समझना, बताता हूं कैसे, मैं बताता हूं कैसे। देखो, अगर मेरे पास, मैं कोई डी ब्लॉक का तत्व हूं, ध्यान से सुनना, बताना, मुझे देखो और ध्यान से समझो, बस बाकी चीजें छोड़ दो। मेरे पास क्या है? मैं खुद एक डी ब्लॉक का तत्व हूं। अगर मैं डी ब्लॉक का तत्व हूं, ठीक, मेरे अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, फिर भी मेरे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अकेले इलेक्ट्रॉन है। ये देखो, ये रहा इलेक्ट्रॉन, मेरे पास अभी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ मुझे क्या कहेंगे? बताओ क्या कहोगे? मुझे संक्रमण धातु कहोगे या सामान्य धातु कहोगे? जल्दी से बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन बचे हैं, अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन, तो मुझे क्या कहोगे? संक्रमण धातु ही तो कहोगे, मैं संक्रमण धातु हूं। सीधी सी बात है, ठीक है, सीना ठोक के कहूंगा मैं संक्रमण धातु हूं। लेकिन अगर मेरे पास ये अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैं करूंगा क्या क्या, मेरी आदत क्या क्या होगी? अकेले इलेक्ट्रॉन रखना बस, या अकेले इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में कुछ अच्छा अच्छा दिखा सकता हूं? तो दिखा सकता हूं। अगर किसी संक्रमण धातु के पास अकेले इलेक्ट्रॉन हैं, किसी डी ब्लॉक वालों के पास अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, शादी नहीं हुई उनकी, तो भैया बहुत सारे गुण, प्रॉपर्टी मैं दिखा सकता हूं। कौन कौन से गुण प्रॉपर्टी दिखा सकता हूं? वही बात मैं करने वाला हूं, वही ट्रिक है। अकेले इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कौन कौन से गुण सामने आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो आप उनसे। तो जरा ध्यान से देखना, यहां पर मैं एक आंसर लिख रहा हूं, एक आंसर की लाइन। अंतिम डी कक्षक में एक आंसर लिख रहा हूं, उससे कितने क्वेश्चन बनेंगे? उल्टा हो रहा है, एक क्वेश्चन से आंसर लिखते हैं, मैं पहले आंसर लिखूंगा, वो आंसर कितने क्वेश्चन का होगा, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या क्या दिखाता है। तो अंतिम डी कक्षक में ये आंसर है। अंतिम डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, होने के कारण कौन कौन से गुण बनते हैं? आइए, ये एक आंसर की तरह आप लाइन लिखनी है। पहला क्वेश्चन क्या होगा, ये ध्यान रखना, स्टार बना रहा हूं, इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। पहला बनेगा, पहला, डी डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से संक्रमण धातुएं, संक्रमण धातुओं के आयन, वही प्लस वाले आयन रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे तो बताओगे? क्वेश्चन पूछे कि संक्रमण धातुओं के जो आयन है, जो मैग्नीज है, ये सब हैं, ये रंगीन क्यों होते हैं, तो आप कहोगे अंतिम डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण। यानी कि क्वेश्चन की तरह है, अगर अकेला इलेक्ट्रॉन देख लो तो सीधा लिख दो रंगीन होगा, सीधा लिख दो रंगीन होगा। अच्छा, और क्या
लिख सकते हैं अगर हमने अकेला इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया तो। अकेला इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया तो वो कलरफुल होगा, वो चीज कलरफुल होगी। अभी मैं आपसे पूछूंगा फिर और क्या, इनके आयन अनुचुंबकीय होते हैं, यानी कि चुंबक की तरफ भागते हैं। इनके आयन अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय का मतलब होता है चुंबक की तरफ जाना। अनुचुंबकीय का मतलब चुंबक की तरफ जाना, ठीक। इनके आयन अनुचुंबकीय होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, ठीक। ये शब्द ध्यान रखना, मैं अभी डिटेल में बताता रहूंगा। अगली बात क्या होगी, अगली बात इनसे जुड़ी हुई क्या होगी, ये बदल बदल कर प्लस दिखाते हैं। ठीक, अभी समझ में आएगा, कैसे नहीं आएगा, ये पॉइंट तो कवर करो। देखो प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आते तो इस वक्त अभी मैं नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि इसकी मैंने वीडियो बना रखी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लो, और इसमें समझना ही क्या है, अकेला इलेक्ट्रॉन अगर दिखाई दे तो इनके लिए आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। अगर अकेला इलेक्ट्रॉन दिखाई दे तो वो रंगीन होंगे, डी ब्लॉक के तत्व, चुंबक की तरफ भागेंगे, डी ब्लॉक के तत्व, बदल बदल कर प्लस दिखाई देंगे। जैसे मैग्नीज कभी 2 प्लस दिखा देगा, कभी 3 प्लस दिखा देगा, कभी 4 प्लस दिखा देगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये परिवर्ती, कौन से, संक्रमण धातुएं, संक्रमण धातुएं परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। संक्रमण धातुएं परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, परिवर्ती का मतलब बदल बदल कर, ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ओके। और क्या हो सकता है, ये एक कठोर बंध बनाते हैं, अकेले इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एक मजबूत बंध बनाते हैं, कठोर होते हैं, यानी कि संक्रमण धातुएं धात्विक बंध बनाती हैं, धातुएं धात्विक बंध बनाती हैं, धात्विक बंध बनाती है, ठीक। अच्छा, अब जरा एक बात ध्यान रखना, एक बात क्या ध्यान रखनी है, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, इसकी वजह से ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, ये उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। अभी मैं समझाऊंगा, परेशान मत होना। कार्य करते हैं यानी कि अभिक्रिया को तेज और धीमा कर सकते हैं, यानी कि ये इसका आंसर है। अगर कोई पूछे उत्प्रेरक की तरह काम क्यों करते हैं, क्योंकि ये बदल बदल के ऑक्सीकरण संख्या दिखा सकते हैं, ऑक्सीकरण संख्या दिखा सकते हैं बदल बदल कर, ऑक्सीकरण संख्या। अच्छा, धात्विक बंध मजबूत बंध बनाते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे गलनांक अधिक होगा, जल्दी से ये नहीं गलेंगी, गलनांक अधिक होगा, कठोर होंगी, ये धातुएं कठोर धातुएं होंगी क्योंकि मजबूत बंध है, और इनमें कणन एंथैल्पी ज्यादा होगी, कणों को अलग करने में बहुत ज्यादा ऊर्जा लगेगी। चलो अब जरा चेक करते हैं, ये मैंने सारी बातें यहां पर लिख दी हैं, अब चेक करते हैं कैसे कैसे करना है। लो देखो, अगर क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में, ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनके आयन रंगीन क्यों होते हैं, वो रंग बिरंगे क्यों होते हैं, लाल पीला हरा गुलाबी क्यों होते हैं, तो आपको आंसर लिखना है क्योंकि अंतिम डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। अच्छा, कोई पूछे अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, चुंबक की तरफ क्यों जाते हैं, तो यही आंसर लिखना है। फिर कोई कहे ऑक्सीकरण संख्या बदल बदल क्यों देते हैं, यही आंसर लिखना है। धात्विक बंध क्यों बनाते हैं,
यही आंसर लिखना है। अगर ये पूछो तो प्रेरक की तरह कार्य क्यों करते हैं, ये लिखना है क्योंकि इनकी ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा होती है। कोई पूछे गलनांक ज्यादा क्यों है, क्योंकि मजबूत बंध है, जल्दी से गलेगा नहीं। कठोर क्यों होते हैं, भैया मजबूत बंध है। इनको अलग अलग करना इतना क्यों मुश्किल है, ज्यादा क्यों पावर लगती है, भैया मजबूत बंध है। अब मैं एक क्वेश्चन इसमें दे रहा हूं, चेक करना क्या ये सही बात है या नहीं है, बताना। देखते हैं कौन बच्चा बता सकता है, बताओ। Fe2+, Fe2+, बताओ रंगीन होगा, रंगीन होगा या रंगहीन होगा, कलर वाला होगा या कलर नहीं होगा, बताना। कौन बच्चे बता सकते हैं। Fe2+ का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर बताना। बता दो जल्दी से। गलनांक अधिक होगा तो जल्दी नहीं गलेगी, गलनांक अधिक का मतलब होता है लेट गलती है, बहुत टाइम लगाते हैं। अभी सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, ये बस शब्द आप रखो, समझाने का काम मेरा है। Fe2+ रंगीन है या रंगहीन है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं Fe लिखूंगा। लो जी, Fe कितना होता है 26। अब मैं शॉर्टकट में लिखूंगा 4s2 और 3d6। यहां से यहां तक 1s2 2s2 2p6, यह करते 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 मैं पहुंच गया 4s2 और 3d6। ठीक है, अब यहां से मुझे क्या करना है, Fe2+। Fe2+ का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाले, खुद देखो Fe2+ का मतलब इलेक्ट्रॉन 2 निकाल दिए। तो जब मैंने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालूं या 3d में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालूं, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। अभी चेक करते हैं, बड़े आराम से धीरे धीरे चेक करेंगे। 26 Fe, 1s2 2s2 करते 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 मैं लास्ट में पहुंचा 4s2 3d6। 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से निकाल दिए, तो 4s में से निकालना पड़ेगा मुझे। तो चलो 4s में से भैया क्या हो गया, 0। 4s क्या हो गया, 0। और यहां पर 3d कितना हुआ, 6 ही रहा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां निकाल दिए, 3d6 है। अब इसका डी बनाओ, डी में कितने होते हैं, 5 डब्बे। 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन भरूं, 6 इलेक्ट्रॉन भरूं। 1 2 3 4 5 6। क्या मुझे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या मुझे दिखाई दे रहे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भैया मुझे 4 दिखाई दे रहे हैं। डी कक्षक में, डी में मुझे 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो ये रंगीन है क्या, यहां पर देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, तो रंगीन होगा। हैं, ऐसी बात है तो भैया ये तो हम तो एक्सपर्ट हो गए, ये तो रंगीन है। लो जी भैया, रंगीन सही बात है, काटो रंगहीन को, चुटकी बजाती आ गया काम, काम निपटा दिया हमने। रंगीन होगा, कलरफुल, क्योंकि अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन दिख गए। कोई एक और पूछ लूं मैं, बता सकते हो, आया कुछ समझ में, बिल्कुल सही। और जिन बच्चों की नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं खुद बता रहा हूं, उनको ये लिखना नहीं आता, बस ये लिखना सीख जाओ, कुछ भी ना है इसमें, कुछ का मतलब कुछ भी नहीं। चलो दूसरा मैं दे रहा हूं, दूसरा मैं दे रहा हूं, गलत मत कर देना, दूसरा मैं दे रहा हूं, गलत मत कर देना। ये पहला वाला तो आपने यहां कर दिया, दूसरा वाला मैं दे रहा हूं। मैंने कहा स्कैंडियम 3+, ये बताओ भैया रंगीन है या रंगहीन है। स्कैंडियम का कितना होता है, 21 होता है। मैं चलो यहां भी दिखा दे रहा हूं, 21 स्कैंडियम। पहले 21 स्कैंडियम लिखकर 3 इलेक्ट्रॉन निकालो उसमें से। ठीक, जल्दी से बताओ, 21 स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। ठीक, ओके, बहुत सारे बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ठीक, 21। तो 21 को कैसे लिखेंगे, आप खुद देखो, 4s2
1s2 2s2 करते 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 मैं गाड़ी यहां तक ले गया। 4s2 और 3d कितना 1, 4s2 और 3d 1, ये तो होगा 21 को 1s2 2s2 2p6 3s2 ये करते करते 4s2 3d 1। इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो स्कैंडियम 3 प्लस हमें करना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालेंगे तो आप खुद देखो, 3 इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना पड़ेगा। तो थोड़ी देर बाद देखा तो भैया ये तो 4s0 हो गया और ये क्या हो गया 3d0 है, खाली हो गया पूरा। 4s भी 0 हो गया, 3d भी 0 हो गया। जब मैंने इसका डब्बा बनाकर देखा तो डी में कितने बॉक्स बनते हैं? 5। इसमें तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अकेले की तो दूर की बात है। अकेले की तो दूर की बात है, इसमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा तो रंगीन नहीं होगा, ये रंगहीन होगा। रंगहीन जी सरकार, रंगहीन है ही नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मैं करूं क्या? 0 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों में से कौन चुंबक की तरफ भागेगा? ये और बता दो हैंड टू हैंड, फिर आपसे और पूछता हूं। इन दोनों में से कौन चुंबक की तरफ भागेगा? अनुचुंबकीय कौन सा होगा? जो चुंबक की तरफ भागता है उसको अनुचुंबकीय बोलते हैं। जैसे यहां चुंबक लगा हुआ है, मैं चुंबक की तरफ भाग रहा हूं तो मैं अनुचुंबकीय हूं, और अगर मैं पीछे की तरफ भाग रहा हूं तो मैं प्रतिचुंबकीय हूं। तो जो चुंबक की तरफ भागेगा उसमें अकेले इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अगर नहीं है तो प्रतिचुंबकीय होगा, चुंबक से दूर जाएगा। चुंबक के पास वाला अकेले इलेक्ट्रॉन रखेगा, चुंबक से दूर वाला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा। तो बताओ पहला वाला अनुचुंबकीय होगा या दूसरा वाला? तो यहां पर आप साफ साफ देख सकते हो, मैंने आपको लिखवाया था, चुंबक की तरफ वही भागते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, एक तो रंगीन होगा ये वाला पहला वाला, और अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, चुंबक की तरफ भागता है। बिल्कुल सही पकड़ लिए। ये वाला है ही नहीं, इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा, युग्मित इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। तो ये क्या होगा? रंगहीन। ये क्या होगा? रंगहीन और प्रतिचुंबकीय, और प्रतिचुंबकीय। चलो अब मैं दे दूं एक क्वेश्चन, क्वेश्चन दे दूं भैया। और जो भी रंगीन होगा ना वही अनुचुंबकीय होगा, और जो रंगहीन होगा वो प्रतिचुंबकीय, बार बार पीछे भागेगा। ठीक है, लो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। निम्न आयनों में, निम्न आयनों में, आयनों में रंगीन, रंगीन आयन, रंगीन आयन का चुनाव करें। रंगीन आयन का चुनाव करें कि कौन सा रंगीन होगा या कौन सा नहीं होगा, आप बताना। नंबर 1 पे मैंने दिया है टाइटेनियम 3+, ठीक है। नंबर 2 पे मैंने दिया है मैग्नीज 2+। नंबर 3 पे मैंने दिया है जिंक 2+, और नंबर 4 पे मैंने दिया है वेनेडियम 3+। लो जी करके बता दो। सर एससी नहीं समझ में आया इसमें। देखो स्कैंडियम का 21 है तो 4s2 3d1, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने थे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिए, पूरा खाली हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, इसी वजह से रंगहीन और प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक, लो अब इनमें से बताना है कौन सा रंगीन है और कौन सा रंगहीन है, कलर वाला कौन सा है, बिना कलर वाला कौन सा है। वो भी बताऊंगा मैं, एंथैल्पी भी बताऊंगा, बट अभी एक एक पॉइंट समझते रहना ना, बिल्कुल एक साथ क्लियर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ले सकते हो शिवांश, दोस्त को भी बता सकते हो। अगस्त सितंबर तक का टाइम है, आप जो कोर्स लेना चाहते हैं ले लीजिए।
उसके बाद जिन्होंने कोर्स ले लिया है उनके आगे की सारी सीरीज फ्री रहेगी, मतलब जो भी रिवीजन वगैरह सब कुछ लास्ट तक, जैसा हमने कहा था लास्ट तक आपको को रहेगा। लेकिन जो बच्चे पेपर के टाइम आएंगे, जैसे दिसंबर में आएंगे, जनवरी में आएंगे, वो कहेंगे हम बैच लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हमें एक सस्ता सा बैच निकालना पड़ता है पेपर के टाइम में, है ना। तो वो उनके लिए पैसे वाला होगा, लेकिन आपको सब कुछ कंप्लीट मिलेगा रिजल्ट तक। इनफैक्ट जिन्होंने अभी ही बैच ले लिया है उनके लिए हम सम्मान समारोह में फीस वापस करने का प्रबंध रखेंगे। 90% प्लस जिनके आएंगे गिफ्ट्स, और आगे की जो भी सरकारी जॉब की तैयारी करेंगे उसका बैच वो फ्री कर देंगे। बाकी अपने दोस्त को या जो भी रिश्तेदारी में जो भी पढ़ रहा है 12th में, 11th में, 10th में, आप बिल्कुल बता सकते हैं। चलो देखते हैं कौन कौन सा रंगीन है, देखते हैं कौन कौन सा रंगीन है। तो जरा मैं देखूं टाइटेनियम का कितना होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम का कितना होता है 22। तो मैं ऐसे करके देखता हूं, टाइटेनियम का 22 होता है, ये करते 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 4s2 और 3d2 होगा। लेकिन जब मैंने टाइटेनियम 3+ की बात करी, खुद देखो टाइटेनियम 3+ की बात करी तो क्या होगा, 2 यहां से चला जाएगा, 1 यहां से चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये भैया 4s0 3d1। देखो एक अकेला आ रहा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो टाइटेनियम रंगीन है। इस तरीके से आपको निकालना है, सबका निकालना है कौन कौन से रंगीन है जल्दी से बताएंगे, और एक तरीके का आपका होमवर्क सा भी हो जाएगा। चलो मैं टिक लगाऊं। मैग्नीज 2+ की बात करूंगा तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, यहां पर कितना बचा 3d5। जिंक 2+ की बात करें तो 4s0 और 3d10, ये आपको लिखना है, अब ऐसे स्पीड पकड़नी है। वेनेडियम 3+ की बात करेंगे तो 4s0 होगा और यहां पर कितना होगा 3d3 होगा। ये हो गया। अब चेक कर लेते हैं, 5-5 डब्बे बना लेते हैं। पांच पांच डब्बे बना लिए, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5, इसमें 10, इसमें 3। भैया अकेला इलेक्ट्रॉन, अकेले इलेक्ट्रॉन, अकेले इलेक्ट्रॉन, इसमें भरे हुए इलेक्ट्रॉन, तो ये रंगहीन होगा। ये कौन सा होगा रंगहीन। बाकी ये रंगीन, पहला वाला, दूसरा वाला रंगीन और चौथा वाला रंगीन। चेक करना, चेक करेंगे। ओके बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा क्लियर जी। अब आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको होमवर्क में देता जा रहा हूं। मैग्नीज 3+, Fe 3+, वेनेडियम 4+, और टाइटेनियम 4+, कॉपर 1+। ये कल का होमवर्क है। इसमें से रंगीन बताओ और रंगीन और अनुचुंबकीय बताओ कौन कौन से हैं। ये आपका होमवर्क। अनुचुंबकीय कौन कौन से हैं, होमवर्क। जिसको परमाणु क्रमांक याद होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होगा, वो बहुत आराम से इसको निपटा देगा। बिल्कुल सही। और सीधी सी बात बता रहा हूं, पहली बार तो भैया ये बहुत अच्छों के समझ में नहीं आता। मैंने बीएससी लेवल तक भी पढ़ाया है। बीएससी के सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में जब मैं इसको पढ़ा देता हूं ना, तो बच्चे कहते हैं सर क्या पढ़ा, समझ नहीं आए। फिर उनको फिर से बेसिक समझाना पड़ता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं क्लियर है तो भैया यूट्यूब पे जाओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, RWA लिखो, सर्च कर लो, मैं ही मिलने वाला हूं और कोई नहीं है, मैं ही समझा दूंगा, ये चुटकी बजाते हुए निकल जाएंगे। ठीक है चलिए, तो इसके साथ ही मैं क्लास को रोक रहा हूं। और प्रतापगढ़ जौनपुर आपको पता है 11 अगस्त को मैं आ रहा हूं। प्रतापगढ़ में कितने 10 बजे सुबह से पहले पहले पहुंच जाएंगे और जौनपुर में 3 बजे से पहले पहले पहुंच जाएंगे। जौनपुर में शाही किला एक जगह है, फेमस जगह है, वहां पर आ रहे हैं। प्रतापगढ़ में रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आगे कोहड़ा एक जगह है जहां पर मां दुर्गा मंदिर है, वहां पर हम आपको मिलेंगे। ठीक है
चलिए तो मिलता हूं कल शाम के 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।